नमस्कार। आज हम सब मिलकर इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही दिलचस्प सफर करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि कैसे एक विद्रोह की छोटी सी चिंगारी ने आगे चलकर एक विशाल गणतंत्र को जन्म दिया। तो सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर बना कैसे? कौन सी वो घटनाएं थी, कौन से वो विचार थे और कौन थे वो लोग जिन्होंने भारत की किस्मत को एक नया मोड़ दिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक विद्रोह से, एक ऐसी घटना जिसने आजादी की लड़ाई की आग को कह सकते हैं पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भड़का दिया। अच्छा, तो हुआ ये कि साल था 1857। विद्रोह की जो पहली चिंगारी भड़की उसकी वजह बने नए राइफल कारतूस। पर बात सिर्फ कारतूसों की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो बस वो आखिरी तिनका था। असल में ये सालों से चले आ रहे आर्थिक शोषण और एक तरह के सांस्कृतिक अपमान का गुस्सा था जो बाहर निकला। सैनिकों को लगा कि कारतूसों पर लगी गाय और सूअर की चर्बी उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। और बस यही बेचैनी पहले बैरकपुर में दिखी और फिर मेरठ में एक बड़े विद्रोह के तौर पर फूट पड़ी। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन उन्होंने अनजाने में एक ऐसी चीज कर दी थी जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पूरे देश के दिल में आजादी की एक ऐसी लौ जला दी थी जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। सही मायनों में यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी। इस विद्रोह के बाद ना आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। अब ये कोई बिखरा गुस्सा नहीं था, अब ये शक्ल ले रहा था संगठित राजनीतिक आंदोलनों की। मतलब अब प्लान के साथ काम हो रहा था। और इसी दौर में मैदान में दो बड़ी राजनीतिक ताकतें उतरी। देखिए, 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। और फिर कुछ साल बाद 1906 में मुस्लिम हितों की बात रखने के लिए बनी मुस्लिम लीग। और यही वो दो संगठन थे जो आने वाले कई दशकों तक आजादी की लड़ाई की पूरी दिशा तय करने वाले थे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि कांग्रेस के अंदर ही विचारों का एक बड़ा टकराव चल रहा था। एक तरफ थे नरम दल वाले जैसे गोपाल कृष्ण गोखले। उनका मानना था कि भाई संवैधानिक तरीकों से धीरे धीरे सुधार की मांग करो। और दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, जिनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनका रास्ता था सीधी कार्रवाई का। तो जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा ना, भारत के भविष्य को लेकर कई अलग अलग नजरिए सामने आने लगे। मतलब हर किसी के लिए आजादी का मतलब थोड़ा अलग था। चलिए अब तीन बड़े आंदोलनों पर नजर डालते हैं। पहला, स्वदेशी आंदोलन। इसका फोकस था आर्थिक आत्मनिर्भरता पर, यानी ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करो, अपना बनाओ। फिर आया 1916 का होम रूल लीग आंदोलन, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन की मांग की। और तीसरा 1916 का लखनऊ पैक्ट। ये बहुत अहम था। यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए और इस समझौते के जो मुख्य आर्किटेक्ट थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन इसी समय एक और सोच, एक और विचार पनप रहा था जिसने आगे चलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और वो था द्वे राष्ट्र सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं, दो अलग राष्ट्र हैं। और फिर आया साल 1940। इस साल मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पास किया और यहीं से सब कुछ बदल गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब एक अलग मुस्लिम देश यानी पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग का ऑफिशियल एजेंडा बन चुकी थी। तो अब हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं। वो साल जो हमें सीधे आजादी और बंटवारे की तरफ ले गए। तारीख थी 20 फरवरी 1947। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक डेडलाइन दे दी। कहा कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूरी तरह से आजाद कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, स्वशासन नहीं, पूर्ण स्वशासन, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यह साफ हो चुका था, ब्रिटिश राज के दिन अब गिने चुने रह गए थे। अच्छा, तो अब इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आए आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, और वो अपने साथ लाए माउंटबेटन प्लान। यही वो प्लान था जिसने भारत के बंटवारे का पूरा खाका तैयार किया। इसके हिसाब से भारत और पाकिस्तान दो आज़ाद डोमिनियन बनने थे। और उस वक्त की राजनीतिक हकीकत ये थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्लान को मंजूरी दे दी। और फिर वो दिन भी आ गया जब इस प्लान पर कानूनी मुहर लग गई। 18 जुलाई 1947
इस दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया। अब ये जो एक्ट था ना, ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान को दो देश नहीं बना रहा था, इसने एक और बहुत बड़ी चीज की। इसने 560 से ज्यादा रियासतों को भी आजाद कर दिया और उनके सामने 3 रास्ते रख दिए, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर आजाद रहो। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी और कितनी उलझी हुई चुनौती थी। आजादी तो मिल गई, लेकिन जश्न के साथ साथ अपने साथ लाई ढेरों चुनौतियां, ऐसी चुनौतियां जिनकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब काम था एक बिखरे हुए देश को जोड़कर एक नया राष्ट्र बनाने का। बंटवारे की जो लाइन खींची गई उसे नाम दिया गया रैडक्लिफ लाइन। और जानते हैं ये पब्लिश कब हुई? 17 अगस्त 1947 को, मतलब आजादी के 2 दिन बाद। इस एक लकीर ने रातों रात लाखों लोगों को अपने ही घर में पराया बना दिया, और यहीं से शुरू हुआ इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पलायन। और पलायन के इस दर्द के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। वो थी 560 से ज्यादा रियासतों को एक साथ लाने की। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, जिसके टुकड़ों को अगर सही से ना जोड़ा जाता तो आज भारत का जो नक्शा हम देखते हैं वो शायद वैसा होता ही नहीं। देश कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर सकता था। तो सवाल उठता है कि इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन किसने कर दिखाया? इसका पूरा श्रेय जाता है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने अपनी सूझबूझ, कूटनीति और पक्के इरादों से एक एक करके 560 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक असाधारण कामयाबी थी जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। और यहीं आकर ये कहानी हमें आज के एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। लगभग 100 साल का संघर्ष, बेशुमार बलिदान और न जाने कितने राजनीतिक दांव-पेच, इन सब के बाद भारत एक गणतंत्र तो बन गया, लेकिन उस दौर की घटनाएं, चाहे वो बंटवारे का जख्म हो या फिर देश को एक करने की वो जबरदस्त कामयाबी, उनकी गूंज आज भी पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई देती है और हमारे आज और आने वाले कल को शक्ल देती है। इस पर सोचना तो बनता है।